हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन का सेक्शन 35, 39, 40 और 41 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आगे के सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 35 बोलता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट के टाइम, और जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसके ऊपर क्या ड्यूटीज़ होंगी, इसकी बात करता है सेक्शन 36। Every police officer, while making an arrest, shall bear an accurate, visible, and clear identification of his name, which will facilitate easy identification. तो जो भी उसका जो पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करता है तो वो बैच बियर करता है जिस पे उसका नाम होता है। वही बता रहे हैं कि उसका इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ऐसा क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसके नाम का होना चाहिए जो एक्यूरेट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। क्लॉज बी कहता है प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी attested by at least one witness who is a member of a family of the arrested person or a respectable member of a locality where the arrest is made। तो जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और एटलीस्ट वन विटनेस होगा, उसके द्वारा उस मेमोरेंडम को साइन करवाया जाएगा। वो कौन हो सकता है? तो फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है लोकेलिटी का जहाँ पे अरेस्ट किया गया है, और जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा भी काउंटर साइन करवाया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर। क्लॉज सी कहता है इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest। क्लॉज सी में कहा जा रहा है कि इन केस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उसके फैमिली मेम्बर के द्वारा साइन नहीं हो पाता है, फैमिली मेम्बर वहाँ नहीं है, तो अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके पास राइट है वो अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी और पर्सन को जो भी अरेस्टेड पर्सन के द्वारा बताया जा रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि पर्सन का अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 35 बोलता है डेजिग्नेटेड police officer, the state government shall establish police control room in every district and at a state level। तो एक कंट्रोल रूम होगा जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और स्टेट लेवल पर होगा। कंट्रोल रूम क्या होता है? तो कंट्रोल रूम वो रूम है जहाँ से पुलिस का जो भी ऑपरेशन है, जो भी पुलिस का मूवमेंट है उसको कमांड किया जा रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा और स्टेट लेवल पर भी होगा। क्लॉज बी कहता है designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub-inspector of police who shall be responsible for maintaining the information about the names and address of a person arrested, the nature of the offense with which charged, which shall be prominently displayed in the manner including in a digital mode in every police station and at a district headquarters। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो कि इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक के नीचे का नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर की रैंक का होगा, और वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन को अरेस्ट करा गया है, उस पर्सन पे क्या चार्जेस लगाए गए हैं, अरेस्टेड पर्सन का क्या एड्रेस है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, हर पुलिस स्टेशन पे होगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस के लिए। जो उनसे ऊपर के रैंक के हैं, उनके नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए, वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्री का क्वेश्चन बनेगा कि किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो या तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस या फिर कोई उनके ऊपर की रैंक का। नॉट बिलो लिखा है, उनके नीचे की रैंक का नहीं होगा, उनके ऊपर की रैंक का, या फिर वो हो सकते हैं। और ये जो हमने प्रोविज़न पढ़ा है ये हमारे सीआरपीसी में नहीं था, ये नया प्रोविज़न है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 38 बात करता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation। तो सेक्शन 38
8 एक राइट प्रोवाइड करता है अरेस्टेड पर्सन को कि उसको राइट है उसके पास कि जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्टेड पर्सन का इंटेरोगेशन होता है तो वो अपने एडवोकेट का से मिल सकता है और उसके पास चॉइस अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है। यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछा जाता है कि थ्रू आउट द इंटेरोगेशन एडवोकेट प्रेजेंट रह सकता है, तो नहीं, ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन रहेगा पर थ्रू आउट द इंटेरोगेशन वो एडवोकेट प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब भी जैसे पुलिस क्वेश्चन पूछ रही है और वहाँ पर एडवोकेट उस इंटेरोगेशन के दौरान वहाँ पर नहीं होगा, पूरे इंटेरोगेशन के दौरान वहाँ पर नहीं होगा। और ये अक्यूज्ड के पास राइट भी होता है, आर्टिकल 39A में राइट है, सेक्शन 341 ऑफ BNSS में राइट दिया गया है फ्री लीगल एड का। इन केस अक्यूज्ड खुद से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हायर नहीं कर पा रहा है एडवोकेट को, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके चॉइस के उसको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए स्टेट एक्सपेंस पर। और जो ये राइट होता है ये ट्रायल से नहीं शुरू होता है, ट्रायल के पहले से ही शुरू हो जाता है और पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट पे ड्यूटी होती है कि उसको प्रोवाइड करवाया जाए एडवोकेट इन केस अगर वो खुद से नहीं हायर कर पा रहा है तो। सेक्शन 39, 40, 41 हम लोग पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन 42 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स from arrest. Subsection 1, notwithstanding anything contained in section 35 and 39 to 41 both inclusive, no member of armed force of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duty except after obtaining the consent of central government. तो जो भी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है, यूनियन का जो आर्म फोर्स है और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, तो ऑफिशियल ड्यूटी में अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है तो उसके लिए उसको तब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कंसेंट नहीं ले ली जाती सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर उसको अरेस्ट किया जाएगा अगर किसी ऐसे एक्ट के लिए अरेस्ट किया जा रहा है जो उसने अपनी ड्यूटी के दौरान किया है। एनीथिंग डन और परपोर्ट टू बी डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो उसके ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम अगर उसने कोई एक्ट किया है तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर ही अरेस्ट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है स्टेट गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द सच class or the category of the member of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provision of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट वर सबसेक्शन 2 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि कैटेगरी या फिर क्लास ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स के रिस्पेक्ट में, और वो फोर्स जो जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी करा गया है, जिन मेंबर्स के लिए, जिस कैटेगरी ऑफ फोर्स के लिए वो मेंटेनेंस कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर का, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर। कहने का मतलब ये है कभी ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि फोर्स का यूज़ करती है अपने स्टेट में पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करवाने के लिए फोर्स का, तो उस फोर्स अगर वो फोर्स कोई एक्ट ऐसा करती है जिसके लिए उनको अरेस्ट करना है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट नहीं ली जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ली जाएगी उनको अरेस्ट करने के लिए। सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड। Subsection 1, in making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by words or action। तो बोला जा रहा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है अगर वो अपना सबमिशन कर देता है वर्ड्स के द्वारा या फिर एक्शन के द्वारा कस्टडी में, जैसे सरेंडर कर देता है, बैठ जाता है, वेपन्स अपने छोड़ देता है, और तब अगर वो सरेंडर कर रहा है खुद को वर्ड्स के ज़रिए या एक्शन के ज़रिए तब तो कोई बात नहीं है, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको टच किया जा सकता है कन्फाइन करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए। ये बोल रहा है सबसेक्शन 1।
provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is female, the police officer shall not touch the person of women for making her arrest. प्रोविज़ो कहता है कि जब विमेन पुलिस ऑफिसर का अरेस्ट किया जाएगा तो कोई पुलिस ऑफिसर जो मेल पुलिस ऑफिसर है वो उसको टच नहीं करेगा उसका अरेस्ट करने के लिए। पर इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि अगर उसको ओरल इंटीमेशन दिया गया है अरेस्ट करने के लिए और वो अरेस्ट खुद का क्या कर रही है, रोक रही है, मतलब वो अरेस्ट नहीं होना चाहती है, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे लग रहा है कि बिना उसे टच करे अरेस्ट नहीं हो सकता, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो खुद फीमेल है, तो ऐसे केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है। बट जनरल रूल क्या होगा कि अगर पुलिस ऑफिसर मेल पुलिस ऑफिसर है तो वो विमेन को अरेस्ट करते समय उसको टच नहीं करेगा। बट अगर वो भागने की कोशिश कर रही है या फिर वो अटैक कर रही है या फिर कुछ ऐसा है या फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर है तो फिर उसको टच किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। ये जनरल रूल है आपका। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज़ ऑल फोर्स नेसेसरी टू इफेक्ट अरेस्ट। सबसेक्शन 2 कहता है अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अरेस्ट कर रहे हैं और वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब अरेस्ट को रोक रहा है, होने नहीं दे रहा, या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर या फिर वो पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है वो सारे मीन्स यूज़ कर सकता है जो भी नेसेसरी है अरेस्ट करने के लिए। सबसेक्शन 3 कहता है द पुलिस ऑफिसर में keeping in view the nature and the gravity of the offense, use handcuff while making arrest of a person or while producing such person before the court who is a habitual or repeat offender or who has escaped from custody or who has committed offense of organized crime, terrorist attack, drug related crime or illegal possession of arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coin and currency notes, human trafficking, sexual offense against children और ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट। तो सबसेक्शन 3 आपका ये नया प्रोविज़न है, सीआरपीसी में नहीं था, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हो जाएगा। सबसेक्शन 3 कह रहा है पुलिस ऑफिसर ध्यान में रखते हुए कि किस गंभीरता का ऑफेंस है, किस नेचर का ऑफेंस है, अरेस्ट करते समय पर्सन को हैंडकफ कर सकता है, हथकड़ी लगा सकता है, या फिर अगर वो पर्सन को प्रोड्यूस कर रहा है कोर्ट के सामने और वो ऑफेंडर हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर है, या फिर वो कस्टडी से भागा हुआ है, या फिर उसने दिए गए ऑफेंसेस कमिट करे हैं, तो उसको हैंडकफ किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है और जिस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है वो पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं करी जा सकती है अरेस्ट करते समय। तो ये सेक्शन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारे फोर्स का यूज़ किया जा सकता है जो भी नेसेसरी है अरेस्ट करने के लिए पर्सन का, लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है उसकी डेथ कॉज नहीं कर देता, मतलब ये सेक्शन राइट ऐसा पुलिस ऑफिसर को नहीं देता है। सबसेक्शन 5 सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the women police officer shall, by making a written report, obtain a prior permission of magistrate of first class within whose local jurisdiction offence is committed or arrested is to be made। ये सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिर्फ सबसेक्शन पूछा जा सकता है प्री के एग्ज़ाम में कि इस प्रोविज़न को कहाँ दिया है, तो सेक्शन 43 के सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है। और यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर विमेन को सनसेट के बाद और सनराइज़ के पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अरेस्ट करना है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि एक्सेप्शनल है, तो विमेन पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाएगी, उस पर प्रायर परमिशन लेगी। अरेस्ट करने से पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का परमिशन लिया जाएगा। वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट या तो जहाँ पर ऑफेंस हुआ है या फिर जहाँ पर अरेस्ट करना है, दोनों में से किसी भी जगह के हो सकते हैं, और फिर अरेस्ट किया जाएगा विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा। इसके सिवा कोई और तरीका नहीं है सनसेट के बाद और सनराइज़ के पहले अरेस्ट करने का। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मैजिस्ट्रेट से परमिशन लिया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से लिया जाएगा। दूसरा बनता है कि कैसे मैजिस्ट्रेट होने चाहिए, तो या तो जहाँ पर ऑफेंस हुआ है वहाँ के होने चाहिए, या फिर जहाँ पर अरेस्ट करना है वहाँ के होने चाहिए। सेक्शन 44 कहता है सर्च ऑफ प्लेस entered by the person sought to be arrested. Subsection 1. If any person acting under a warrant of arrest or a police officer having authority to arrest has a reason to believe that the person to be arrested has entered into or within or is within any place, any person residing in or is being in charge of such place shall, on the demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and shall afford all reasonable facilities for सर्च देयरइन। तो सबसेक्शन 1 कहता है अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट है और उस पर्सन को एग्जीक्यूट करना है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है पर्सन को अरेस्ट करने की, ये दो लोग हैं, तो अगर जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो किसी ऐसी जगह पे चला जाता है, सपोज़ किसी अपार्टमेंट में चला जाता है, फ्लैट में चला जाता है, घर पे चला जाता है किसी के, तो वो जो वहाँ पर पर्सन रह रहा है या फिर उस फ्लैट अपार्टमेंट का कोई इंचार्ज होगा, वो लोग क्या करेंगे, फ्री इनग्रेस अलाउ करेंगे जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उस पर्सन को, या फिर जिस पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की उस पर्सन को, और साथ ही में फैसिलिटेट भी करेंगे कि हाँ सर्च करने के लिए जिस पर्सन को अरेस्ट करना है। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may be issued but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after the notification of his authority and purpose the demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance. सबसेक्शन 2 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इनग्रेस नहीं मिलता है पर्सन को या फिर पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक ओपन कर सकते हैं आउटर और इनर डोर को, विंडो को घर के, और जाकर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट in the actual occupancy of a female, not being the person to be arrested, who according to the custom does not appear in public, and such person or the police officer shall before entering such apartment give notice to the such female that she is at liberty to withdraw and shall afford every reasonable facility for withdrawing and may देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट। तो इसका प्रोविज़ो ये कहता है कि जहाँ पर एंट्रेंस लेनी है उस पुलिस ऑफिसर को या फिर पर्सन को जो कि वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो जो प्लेस है वो किसी फीमेल ने ऑक्यूपाई कर रखी है, और वो फीमेल कैसी है कि कस्टम्स के अनुसार वो पब्लिक प्लेस पर अपेयर नहीं होती है, उस फीमेल को अरेस्ट नहीं, वो ऐसी फीमेल नहीं होनी चाहिए जिसको अरेस्ट करना है, उसके अलावा कोई भी फीमेल हो सकती है। तो उस फीमेल को पहले मौका दिया जाएगा, फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को वहाँ से उस जगह से विड्रॉ कर ले, और उसके बाद एंटर किया जाएगा अरेस्ट करने के लिए।
सबसेक्शन 3 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट में ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein. सबसेक्शन 3 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है या फिर पर्सन है जो कि अरेस्ट कर रहा था, वो अपने आप को लिबरेट करने के लिए, वहाँ से बाहर आने के लिए भी क्या कर सकते हैं, जो डोर है, विंडो है, उसे ब्रेक कर सकते हैं अपने आप को लिबरेट करने के लिए, और किसी और पर्सन को भी लिबरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन था जो अरेस्ट करने गया, वहाँ पर वो खुद ही डिटेन हो गया, तो उसको भी बाहर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। सेक्शन 45 Pursuit of offenders into other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है पर्सन को अरेस्ट करने की और बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है वो यहाँ पर, तो वो कहीं पर भी परस्यू कर सकता है उसे, इंडिया में उसको दौड़ा के पकड़ सकता है, उसका पीछा कर सकता है, लेकिन बिना वारंट के हो रहा है यहाँ पर। मतलब सिचुएशन ये होनी चाहिए कि वारंट इशू करवाने का मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने का टाइम नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले तो ऑर्डर लिया जाएगा, बट इतना इमरजेंसी होनी चाहिए या फिर इतना अर्जेंट होना चाहिए, इसीलिए ये प्रोविज़न है। इन केस अगर ऐसा है कि अगर आप ऑर्डर लेने जाओगे मैजिस्ट्रेट का, तो वो जो अक्यूज़ड है वो भाग जाएगा, छुप जाएगा, फिर ढूंढ नहीं पाएंगे, तो और या फिर वो कोई भाग रहा है, आपने किसी को गिरफ्तार करा, वो भाग रहा है, तो उसको पीछा कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, तब तो ठीक है। ये प्रोविज़न इसलिए है, और इसका कोई ऐसे बेनिफिट नहीं लिया जाएगा कि टाइम था एग्जीक्यूट करवाने का, यूपी की पुलिस थी, टाइम था कि वो बिहार में भेज सकती थी, रिक्विजिशन भेज सकती थी या फिर वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए बोल सकती थी, पर नहीं करा, खुद ही चली गई। ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा अर्जेंट है तो ही होगा। सेक्शन 46 बोलता है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेन। The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. सिर्फ उतनी बंदिशें लगाई जाएंगी, सिर्फ उतना रेस्ट्रेन किया जाएगा अरेस्टेड पर्सन को जितना ज़रूरी है कि उसका भागना रोका जा सके, वो इस्केप ना कर जाए। उसके इस्केप को रोकने के लिए जितना रेस्ट्रेन ज़रूरी है सिर्फ उतना ही रेस्ट्रेन किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा पर्सन वॉशरूम यूज़ करना चाहता है, उसको यूज़ ही नहीं करने दे रहे, तुम भाग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जितनी रेस्ट्रेन ज़रूरी है सिर्फ उतनी ही होगी, अननेसेसरी नहीं होगा। सेक्शन 47 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। Subsection 1 Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other ground of such arrest. तो सबसेक्शन 1 कह रहा है पुलिस ऑफिसर जहाँ पे बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को, तो उसे पूरे पर्टिकुलर्स बताएगा। वर्ड फुल पर्टिकुलर्स यूज़ हुआ है, और बिना वारंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है मुंह से बताएगा। अगर वो वारंट होता तो वारंट दिखा देता, तो जब नहीं है वारंट तो उसको पूरी जानकारी देगा कि तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ये उसका राइट है पर्सन का कि उसको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, उसको बताया जाए। वारंट होता है तो वारंट दिखा दिया जाता है, वारंट नहीं है तो पुलिस ऑफिसर उसको कम्युनिकेट करेगा, बताएगा। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट अ वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. तो कोई पुलिस ऑफिसर है जो बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है, और जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो ऐसे ऑफेंस में किया गया है जो कि बेलेबल है, तो उसको बताया जाएगा कि बेलेबल ऑफेंस के लिए तुम्हें गिरफ्तार करा है, तुम चाहो तो बेल फर्निश कर सकते हो, श्योरिटीज़ अरेंज कर सकते हो, तुम्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना पर्सन अदर देन
a person accused of non-bailable offense other than a person accused of non-bailable offense, that means bailable offense। तो bailable offense में जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको पूरी जानकारी दी जाएगी, ये उसका राइट होगा। सेक्शन 48, obligation of person making arrest to inform about arrest etc. to relative or friend। Subsection 1, every police officer or other person making any arrest under this Sahita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the person arrested is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information, and also to the designated police officer in the district। सबसेक्शन 1 कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है या फिर कोई पर्सन है जो अरेस्ट कर रहा है संहिता के अंदर कहीं पर भी अरेस्ट कर रहा है, तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी उसके फ्रेंड्स हैं उनको बताया जाएगा कि अरेस्ट कर लिया गया है, कहाँ पे रखा गया है, और जो भी अदर पर्सन है जिसको नॉमिनेट किया गया है अरेस्टेड पर्सन के द्वारा कि इनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का उसको भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज ही इज बॉट टू द पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड पर्सन को लाया जाएगा उसको बताया जाएगा, उसको एक पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसकी पर्सनल लिबर्टीज़ पर क्या लगाया जाता है, उसको डिप्राइव किया जाता है, उस पर बंदिशें लगाई जाती हैं। तो ये जब भी होगा तो अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को डिप्राइव कर रहे हो आप उसकी लिबर्टी से, उसे कस्टडी में डाल रहे हो, रिमांड पे डाल रहे हो, जेल में डाल रहे हो, प्रिजन में डाल रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो वो लॉ के अनुसार होगा, लॉ के विरोध में जाकर नहीं होगा। यही चीज़ है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसी के अनुसार किया जाएगा, और उसको राइट भी बताए जाएंगे ये कि उसके पास बेल का राइट है, एडवोकेट का राइट है, डिफेंस का राइट है, उसको ये सारे राइट बताए जाएंगे। उसको मेमोरेंडम बनाया जाएगा और किस लिए गिरफ़्तार किया जा रहा है ये बताया जाएगा, उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताया जाएगा, ये सब उसके अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी की पर्सन को अगर आप डिप्राइव करते हो उसकी लिबर्टी से तो वो लॉ के अनुसार होना चाहिए, और लॉ ये बताता है कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो अभी हम लोगों ने पढ़े फुलफ़िल होने चाहिए। सबसेक्शन 3 कहता है an entry of fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in the book to be kept in the police station in such form as the state government may by rules provide। तो जिस पर्सन को अरेस्ट करा गया है उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग सारी एंट्री करी जाएगी उस बुक में जो कि पुलिस स्टेशन में रखी गई है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है कि जिस फॉर्म में उसको प्रिपेयर करना है उस फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस पर्सन को अरेस्ट करा गया, क्यों अरेस्ट करा गया, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया, कब अरेस्ट किया गया, इसकी पूरी बुक मेंटेन करी जाएगी। सबसेक्शन 4 कहता है It shall be the duty of a magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been compiled within the respect of such arrested person। तो जब भी किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, आप रिमांड वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 24 घंटे ही पुलिस ऑफिसर रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, बिना स्पेशल ऑर्डर के मैजिस्ट्रेट के। तो जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टेड पर्सन आएगा तो मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो सकता है, जुडिशियल हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे खुद को कि जो भी रिक्वायरमेंट है सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ी, सबसेक्शन 3 में पढ़ी, इसका कंपाइलेशन होना चाहिए, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी हो जाएगी। सेक्शन 49 बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो जिस पर्सन को अरेस्ट करा गया है उसके पास वेपन हो सकते हैं या
कुछ भी हो सकता है, तो उसका सर्च किया जाएगा। इस बारे में बात करता है सेक्शन 49। सबसेक्शन 1 कहता है वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट सच अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट फर्निश बेल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जिसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया है ऐसे वारंट के अंदर जो कि बेल प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर ऐसे वारंट के अंदर जो बेल तो प्रोवाइड करता है पर अरेस्टेड पर्सन ने बेल ली नहीं है, और अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू द बेल और इज़ अनेबल टू फर्निश बेल। या फिर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो बिना वारंट के हुआ है, या फिर प्राइवेट पर्सन के द्वारा हुआ है, वारंट के अंदर हुआ है बट उसको बेल नहीं मिली है, या फिर वो बेल फर्निश नहीं कर पाया है। इस कंडीशन में क्या होगा, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर टू whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all article other than necessary wearing apparels found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in the possession by police officer shall be given to such person। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो वो सर्च करेगा, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन है तो जो प्राइवेट पर्सन उसे पुलिस ऑफिसर के सामने ले जाएगा वो पुलिस ऑफिसर सर्च करेगा, उस पर्सन को सर्च करेगा। कोई भी अगर आर्टिकल मिलता है उसके पास से तो उसे सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा, उस आर्टिकल की लिस्ट बनाई जाएगी और वो जो लिस्ट होगी वो उसको भी शो करी जाएगी जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि जो सर्च कर रहा है वो या तो पुलिस ऑफिसर कर रहा है, और अगर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करा है तो वो पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहा है जिसके पास वो प्राइवेट पर्सन उस अरेस्टेड पर्सन को लेकर गया था। दोनों ही केस में पुलिस ऑफिसर ही सर्च कर रहा है, और जो नेसेसरी वियरिंग अपीयर्स है वो सर्च नहीं करे जाएंगे, बाकी सर्च किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च्ड द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। एक फ़ीमेल का सर्च एक फ़ीमेल के द्वारा ही होगा और वो फीमेल भी डिसेंसी से ही सर्च करेगी, ये कहता है सबसेक्शन 2। सेक्शन 50 बात करता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all the weapons so taken to the court or officer before whom or whom the officer or the person making the arrest is required by this संहिता to produce the person arrested। कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या फिर कोई पर्सन अरेस्ट कर रहा है संहिता के अंदर, और ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है जिसके पास कोई वेपन है, तो उस वेपन को सीज़ कर लिया जाएगा और या तो कोर्ट में उस वेपन को डिलीवर कर दिया जाएगा, और अगर कोई पर्सन है तो जिस पुलिस ऑफिसर के सामने वो प्राइवेट पर्सन लेकर जाता उस पर्सन को जिसको उसने अरेस्ट करा है, अरेस्टेड पर्सन को, तो उस पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर सीज़ कर रहा है तो वो कोर्ट में दे देगा, प्राइवेट पर्सन कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर को दे देगा। सेक्शन नंबर 51 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। Subsection 1 when a person is arrested on the charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are the reasonable ground for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of the offence, it shall be lawful for the registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid under his direction to make such examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the fact which may afford such evidence and to use such force as reasonably necessary for that purpose।
बहुत सिंपल सेक्शन है, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि जहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है और उसका अरेस्ट ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ है या फिर ऐसे नेचर ऑफ द ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है जहाँ पर ये रीज़न टू बिलीव है, ग्राउंड है कि अगर इस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, अरेस्टेड पर्सन का, तो एविडेंस मिल जाएंगे केस के लिए। तो ऐसे पर्सन का ऐसे पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। जो फोर्स नेसेसरी है वो भी यूज़ किया जा सकता है गुड फेथ में। और किसके कहने पर होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो वहाँ पे था नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर हटाकर एनी पुलिस ऑफिसर कर दिया गया है। तो अगर प्री का क्वेश्चन इस बार बनेगा तो अब आप मार्क करेंगे एनी पुलिस ऑफिसर। अगर क्वेश्चन एज पर BNSS पूछा जाता है तो यहाँ पे पहले SI था बट अब एनी पुलिस ऑफिसर हो गया है, तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के कहने पर मेडिकल एग्जामिनेशन अरेस्टेड पर्सन का कराया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है वेन एवर द पर्सन ऑफ फीमेल इज़ टू बी एग्जामिन्ड अंडर दिस सेक्शन द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर किसी फीमेल का एग्जामिनेशन करवाना है, कोई ऐसी फीमेल है जिसको अरेस्ट किया गया है और अब उसका एग्जामिनेशन करवाना है, तो या तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि फ़ीमेल है उसके द्वारा होगा या फिर फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में करवाया जाएगा। सब सेक्शन 3 कहता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बिना किसी देरी के एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन सेल्फ स्टडी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। सेक्शन 52 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अभी हम लोग ने जिसका एग्जामिनेशन पढ़ा सेक्शन 51 में वो अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस था। सेक्शन 52 बात करता है वो अक्यूज्ड का जो स्पेशली जिस पे रेप के चार्जेस लगे हैं। तो सेक्शन 52 बात करता है व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू कमिट अ रेप एंड देयर आर द रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एग्जामिनेशन ऑफ इस पर्सन विल अफोर्ड द एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट, local authority and in the absence of such practitioner within the radius of 16 km from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid under his direction to make an examination of the arrested person and to use such force as reasonably necessary for that purpose। कुछ सेक्शन सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है? तो यहाँ पर अक्यूज्ड ऐसा है जिस पे चार्जेस लगे हैं या जिसे अरेस्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि उसने रेप कमिट किया है या फिर अटेम्प्ट किया है रेप का। रीज़नेबल ग्राउंड है कि अगर इसका अगर इसका एग्जामिनेशन करवा लिया गया तो एविडेंस मिल जाएगा। एग्जामिनेशन कौन करेगा? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा जो कि एम्प्लॉयड होगा ऐसे हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। और अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा प्रैक्टिशनर नहीं है वहाँ पर, तो जो 16 किलोमीटर का जो रेडियस है जहाँ से ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ से जो 16 किलोमीटर के रेडियस में पर्सन आएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर आएगा 16 किलोमीटर के रेडियस में, वहाँ उस मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और यहाँ पर भी कोई भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे करवाया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच examination shall without any delay examine such person and prepare report of his examination giving the following particulars namely। तो जो भी एग्जामिनेशन होगा बिना डिले के रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उस रिपोर्ट में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होंगे जैसे कि अक्यूज़ड का नाम पता क्या है और किस पर्सन के द्वारा उसको लाया गया है एग्जामिनेशन के लिए, अक्यूज़ड की एज क्या है, कोई मार्क ऑफ इंजरी है तो वो होगा, DNA के लिए कैसा सैंपल लिया गया है वो होगा, अदर रीज़नेबल पर्टिकुलर्स होंगे।
अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स होंगे जो रीजनेबली डिटेल्ड होंगे। ओके। सबसेक्शन 3, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीज़न फॉर ईच कंक्लूजन अराइविंग एट। तो कोई जो भी कंक्लूजन आ रहा है कि अटेम्प्ट हुआ है या फिर कमिट हुआ है, जो भी कंक्लूजन आ रहा है उसके पीछे का रीज़न भी होगा रिपोर्ट में। सबसेक्शन 4 कहता है किस समय एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ, किस समय एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ, ये भी रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डीले फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट जब तैयार करता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, हम लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी पुलिस रिपोर्ट, तो उसके साथ ये मेडिकल एग्जामिनेशन वाली रिपोर्ट भी अटैच करके मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। सेक्शन 53 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय अ मेडिकल ऑफिसर। Subsection 1, when any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of central government or state government, and in the case of medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made। अभी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था, पर वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था वो एविडेंस के पर्पस से हो रहा था। यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है इसका पर्पस अलग है। सबसेक्शन 1 कहता है कि जैसे ही पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा ऐसे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा करवाया जाएगा। Provided that if the medical officer or the registered medical practitioner is of the opinion that one or more examination of such person is necessary, he may do so। अगर ऐसा लगता है कि इसका एक और एग्जामिनेशन होना चाहिए अरेस्टेड पर्सन का, उनका ओपिनियन है, तो करवाया जा सकता है। ये प्रोविज़न आपके CRPC में नहीं था, नया प्रोविज़न है। Provided further that where the arrested person is a female, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of female medical officer, and in the case of female medical officer is not available, by the female registered medical practitioner। तो या तो मेडिकल ऑफिसर फीमेल मेडिकल ऑफिसर के सुपरविज़न में होगा या फिर फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा। सबसेक्शन 2 कहता है द मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर अ रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन मेंशनिंग देयर इन एनी इंजरीज और marks of violence upon the person arrested and approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। Subsection 3 कहता है where an examination is made under the subsection 1, the copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer or the registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person। तो यहाँ पर सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जब भी किसी पर्सन का एग्ज़ामिनेशन होगा तो एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब रिपोर्ट बनाई जा रही है कि उसमें अगर कोई पर्सन है उस पर कोई मार्क ऑफ इंजरी है या फिर कोई भी वायलेंस के निशान हैं तो वो मेंशन किए जाएंगे। वो वायलेंस या फिर वो मार्क ऑफ इंजरी कब लगा है वो टाइम मेंशन करने की कोशिश करी जाएगी, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम मेंशन किया जाएगा। जो रिपोर्ट अब प्रिपेयर हुई है वो अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी या फिर अरेस्टेड पर्सन किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है तो उसको दिया जाएगा। अभी ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है सून आफ्टर द अरेस्ट मेड है तुरंत एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, क्योंकि पर्सन को अरेस्ट किया गया, पुलिस हो सकता है उस पर वायलेंस कमिट करे, इसके पहले ही उसका एग्जामिनेशन करवा लो। एग्जामिनेशन में रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, अब अगर पुलिस उस पर वायलेंस कमिट करती है तो वो रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि अरेस्ट के पहले तो कोई मार्क ऑफ इंजरी थी नहीं, अरेस्ट के बाद मार्क ऑफ इंजरी आई है, तो मतलब उसके साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ है।
इस चीज़ के लिए ये एग्ज़ामिनेशन करवाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 53। ये अक्यूज़्ड का राइट की सॉरी आप अरेस्टेड पर्सन के राइट की तरह समझ लीजिए इसको। और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि अक्यूज़्ड को, अरेस्टेड पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सके वायलेंस से। तभी यहाँ पे लिखा है कि अगर उसकी बॉडी पे कोई मार्क ऑफ इंजरी है तो उसको मेंशन किया जाएगा, टाइम मेंशन किया जाएगा, कब लगी है, 4 दिन पहले लगी है अरेस्ट के। और अगर कोई मार्क ऑफ इंजरी मिलती है जो कि अरेस्ट के बाद मिलती है तो फिर वो प्रूव हो सकेगा कि पुलिस ने वायलेंस कमिट किया है। ये इसलिए होता है। सेक्शन 54 कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा, सेक्शन 7 में दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 में दिया है कि वो फैक्ट्स जो कि किसी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन करते हैं और ऐसे पर्सन के आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है तो वो फैक्ट्स जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं। सेक्शन 54 डील करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड से व्हेन वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और द पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस द पर्सन हैविंग हिज jurisdiction may on the request of the officer in charge of a police station direct the person so arrested to subject himself to the identification by any person or persons in such manner as the court may deems fit। तो यहाँ पे बात करी जा रही है आइडेंटिफिकेशन परेड की। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट को, ऐसा कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, कि भाई अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन परेड करवा दीजिए। तो कोर्ट ऑर्डर देंगे कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो पर्सन अपने आप को सब्जेक्ट करे और वो आइडेंटिफिकेशन परेड करवाए। ये ऑर्डर किस पे जाएगा? अरेस्टेड पर्सन पे जाएगा। उस मैनर से आइडेंटिफिकेशन होगा जो मैनर कोर्ट बताएगा। Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of magistrate who shall take appropriate step to ensure that such person identifies the person arrested using method that the person is comfortable with, and the identification process shall be recorded by the audio video electronic means। कोई ऐसा पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर रहा है और वो मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड है तो मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में आइडेंटिफिकेशन होगा और इस आइडेंटिफिकेशन का ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया जाएगा इसको, और एप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे जो भी ज़रूरी हैं वहाँ पर, क्योंकि जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है दूसरे पर्सन को वो मेंटली या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड है। सेक्शन 55 बात करता है प्रोसीजर व्हेन द पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सबसेक्शन 1 where any officer in charge of a police station or the police officer making an investigation under chapter 13 require any officer subordinate to him to arrest without a warrant otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offence or the other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall before making arrest notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order। सेक्शन 55 बात करता है कि चैप्टर 13 के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है जिसे किसी पर्सन का अरेस्ट करवाना है, उस पर्सन का अरेस्ट बिना वारंट के हो सकता है। ये लॉफुल है कि उस पर्सन का अरेस्ट बिना वारंट के हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ऑर्डर दे रहा है तो अपने सबऑर्डिनेट को ही देगा, अपने सुपीरियर को तो देगा नहीं। तो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एक ऑर्डर देगा कि ये पर्सन है और इस पर्सन को जाकर अरेस्ट कर लो। वो ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। वो और जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है जो ऑर्डर दे रहा है, वो खुद
वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए वो डिप्यूट करा है अपने सबऑर्डिनेट को, ये लो राइटिंग में ऑर्डर, ये रहा पर्सन, इस ऑफेंस के लिए इसको अरेस्ट करना है, बिना वारंट के किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये राइटिंग में लिख के दे दिया और जाओ तुम जाकर अरेस्ट करो। तो वो जो उसको सबऑर्डिनेट जो है वो अरेस्ट करेगा उस पर्सन को। और अभी हमने रूल पढ़ा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसको बताना होता है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। वारंट है तो दिखा दो, वारंट नहीं है तो कम्युनिकेट करो कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो, या फिर जो लिखित में ऑर्डर मिला है सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर दिखा सकता है कि ये रहा ऑर्डर, सुपीरियर ऑफिसर ने दिया है और तुम्हें अरेस्ट करना है। सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट द पर्सन अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 में हमने पढ़ा था कि कब बिना वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 55 का प्रभाव सेक्शन 35 पे नहीं पड़ेगा, वो जो पावर्स दी हुई हैं वो अभी भी वैसी ही हैं। सेक्शन 56 कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हैविंग अ कस्टडी ऑफ एन अक्यूज टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ अक्यूज पर्सन। जो भी पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई प्राइवेट पर्सन है, तो अक्यूज को जब वो अरेस्ट कर रहा है तो उसकी सेफ्टी की और हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो उस पर्सन पे है जो अरेस्ट कर रहा है। आपने नीलावती बेहरा वाला केस सुना होगा, जहाँ पर पुलिस क्या करती है, एक लड़के को अरेस्ट कर लेती है और उसकी जो डेड बॉडी है नेक्स्ट डे वो रेलवे ट्रैक पर मिलती है। तो इसमें कोर्ट ने स्टेट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया और जो उसकी मदर थी उस पर्सन की, अरेस्टेड पर्सन की, उसको कॉम्पनसेशन अलाउड किया। क्योंकि यहाँ पर जब रूल है ये कि जब कोई पर्सन है जिसको आपने कस्टडी में लिया है तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्सन पर है जो उसको अरेस्ट कर रहा है। वो अननेसेसरी उसको रेस्ट्रेन नहीं करेगा, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखेगा, भूखा नहीं मार देगा या फिर जाके रेलवे ट्रैक पे नहीं फेंक देगा, उसका ध्यान रखेगा। सेक्शन 57 है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर in charge of a police station. A police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay and subject to the provision herein contained as to the bail take or send the person arrested before the magistrate having a jurisdiction in the case or before officer in charge of a police station. Section 57 कह रहा है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा बिना वारंट के तो बिना अननेसेसरी डिले करे उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। मजिस्ट्रेट कैसा, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है केस का, और जो भी बेल के प्रोविज़न है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसको रिलीज़ किया जाएगा बेल पर, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के सामने ले जाया जाएगा। अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट करा तो वहाँ ले जाते हैं या फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बेलेबल ऑफेंस होता है तो मैं आपको बता दूं, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर बेल पुलिस ऑफिसर भी ग्रांट कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी ग्रांट कर सकता है, और अगर नॉन बेलेबल है तो मैजिस्ट्रेट ग्रांट करते हैं, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ बेल। और बिना अननेसेसरी डिले के आप 24 आवर्स वाला रूल पढ़ते हैं कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है। वो 24 घंटा मैक्सिमम होता है, 10 घंटे में भी ले जाया जा सकता है, 5 घंटे में भी ले जा सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ले जाया जाएगा। सेक्शन 58 बात करता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। No police officer shall detain in custody a person arrested without a warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of magistrate under section 187, exceed 24 hours, exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court, whether having a jurisdiction or not. तो सेक्शन 187 में मजिस्ट्रेट का एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है कि भाई पुलिस कस्टडी में देना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में देना है। सेक्शन 58 बोला जा रहा है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है बिना वारंट के तो उसको तुरंत ले जाएगा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास स्पेशल ऑर्डर लेने के लिए, अगर उसे आगे कस्टडी में रखना है तो। और यहाँ पर जो
जर्नी का टाइम है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो 24 घंटे में जोड़ा नहीं जाएगा। सेक्शन 59 बात करता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इफ he so direct to the sub-divisional magistrate the case of all the person arrested without a warrant within the limit of their respective station, whether such person have been admitted to bail or otherwise। सेक्शन 59 ये बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो इस बात की रिपोर्ट, जहाँ पर अरेस्ट किया गया है, इस बात की रिपोर्ट डीएम को या फिर एसडीएम को दी जाएगी, चाहे भले उस पर्सन को बेल पे छोड़ दिया गया हो या फिर नहीं छोड़ा गया हो, उसे कस्टडी में रखा गया हो। ये बात डीएम और एसडीएम को बताई जाएगी। प्री का क्वेश्चन बनता है, मैजिस्ट्रेट को बता दिए जाते हैं कौन कौन से हैं जिनको रिपोर्ट दिया जाएगा, तो डीएम को दिया जाएगा और एसडीएम को दिया जाएगा। सेक्शन 60 बात करता है नो पर्सन हु हैज़ बीन arrested by a police officer shall be discharged except on his bond or bail bond or under the special order of a magistrate। सेक्शन 60 कह रहा है किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसे ऐसे ही रिलीज़ नहीं किया जाएगा, या तो बॉन्ड पे किया जाएगा, या तो बेल बॉन्ड पे किया जाएगा, या फिर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे किया जाएगा। ये प्रोविज़न इसलिए है क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सके। मान लिया कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया पुलिस ऑफिसर ने, और फिर उसको थोड़ी देर बाद मार पीट के छोड़ दिया या फिर कोई और अब्यूज़ करके छोड़ दिया, तो भाई अगर अरेस्ट किया गया है तो बेल पे रिलीज़ करो या फिर बेल बॉन्ड पे करो या फिर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे करो। मतलब एज अ रिकॉर्ड वो बात आनी चाहिए कि किस पर्सन को अरेस्ट किया है आपने, इसका मिसयूज़ ना कर सके पुलिस ऑफिसर अपनी अरेस्ट करने की पावर का। इसलिए ये प्रोविज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है सेक्शन 60। सेक्शन 61 कहता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। सबसेक्शन 1 इफ़ अ पर्सन इन द लॉफुल कस्टडी escape or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India। कोई पर्सन है जो कि लॉफुल कस्टडी में है, वो भाग रहा था, escape किया है और उसको फिर से पकड़ना है, रेस्क्यू करना है, तो उसको ऑल ओवर इंडिया में परस्यू किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 टू द अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 although the person making any such arrest is not acting under the warrant and is not a police officer having authority to arrest। सेक्शन 61 में जब किसी अरेस्टेड पर्सन को परस्यू किया जा रहा है तो सेक्शन 44 के प्रोविजंस लगेंगे, जो हमने बात करी थी सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है, वो ऐसी जगह पे चला जाता है, तो किसी प्लेस पर, किसी अपार्टमेंट पे आप समझ सकते हैं, तो फिर वहाँ पर फ्री इनग्रेस के लिए ब्रेक ओपन किया जा सकता है, या जो इंचार्ज है वहाँ का उससे डिमांड किया जा सकता है, तो वो प्रोविज़न भी सेक्शन 61 में अप्लाई होंगे, ये कहता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो अरेस्ट किया जा रहा है वो बिना वारंट के किया जा रहा है, स्टिल वो प्रोविजंस अप्लाई होंगे। सेक्शन 62 कहता है अरेस्ट टू बी स्ट्रिक्टली मेड अकॉर्डिंग टू द संहिता। तो जो भी अरेस्ट किया जा रहा है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा, उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा जो हमने अभी पढ़े हैं संहिता के अंदर। इसके सिवा किसी और तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।